नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु। दोस्तों, आई विश यू हैप्पी दिवाली। और अगर दिवाली की बात करते हैं तो गोल्ड की बात ना करें, ये नाइंसाफी होगी। दोस्तों, गोल्ड ने पिछले एक महीने में 16.63% रिटर्न दिया है और पिछले एक साल में इसने 56.19% रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम सेम टाइम में निफ्टी 50 के रिटर्न्स को चेक करें तो पिछले एक महीने में इसने 1.13% रिटर्न दिया है और पिछले एक साल में ये केवल 3.44% एनुअल रिटर्न ही दे पाया है। तो गोल्ड के रिटर्न्स में और स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स में काफी बड़ा अंतर आ गया है पिछले एक साल में। और अगर आप ग्लोबल इश्यूज के बारे में पढ़ रहे होंगे, उन्हें देख रहे होंगे, तो ऐसा देखकर लगता तो नहीं है कि गोल्ड के बढ़ने की रफ्तार आगे चलकर कम होगी। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन एंड करेंसी इंस्टेबिलिटी, ये सब फैक्टर्स हैं जो गोल्ड के प्राइसेस को लगातार बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी या इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हेज माना जाता है। मतलब जब भी ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड के प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगते हैं। ऐसे समय में गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ हेवन की तरह होता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी इंडिकेट करता है कि जब जब स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स नीचे जाते हैं, गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं और जब जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो गोल्ड के प्राइसेस में भी गिरावट आ जाती है। ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस और इन्वेस्टर्स के बिहेवियर से गोल्ड और स्टॉक मार्केट इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। अब देखो, एक तरफ लोग सोच रहे हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना क्या इस समय सही डिसीजन है और दूसरी तरफ कुछ लोग ऑलरेडी गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बेस्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। तो पहले अगर बात करें कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना कितना सही है, तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो गोल्ड एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, ऑल वेदर्ड एसेट है एंड पोर्टफोलियो के लिए डाइवर्सिफिकेशन का बेस्ट टूल भी है। चाहे मार्केट क्रैश हो या फिर इन्फ्लेशन बढ़े, गोल्ड अपने प्राइसेस को स्टेबलाइज करता है और हमारे पोर्टफोलियो को एक बैलेंस प्रोवाइड करता है। इसीलिए सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना होता है कि 10 to 15% जो आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो गोल्ड में होना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ये सही समय है, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, गोल्ड ETFs क्या होते हैं, उनके बेनिफिट्स और टैक्सेशन कैसे होते हैं और गोल्ड ETF में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा आपके साथ मैं टॉप 5 गोल्ड ETF को शेयर करूंगा और उन्हें कंपेयर करूंगा कई पैरामीटर्स में। तो सबसे पहले अगर बात करें कि गोल्ड के प्राइसेस आखिर बढ़ क्यों रहे हैं, तो इसके 3 मेजर कारण हैं। पिछले 3 साल में जो दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स हैं वो हर साल 1000 टन से भी ज्यादा गोल्ड को खरीद रहे हैं और 1996 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि गोल्ड ने US ट्रेजरीज को बीट कर दिया है सेंट्रल बैंक रिजर्व्स में। अब सवाल ये है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो इसका जवाब भी सिंपल है कि सेंट्रल बैंक्स जो डॉलर है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इसीलिए चाइना, पोलैंड, टर्की, इंडिया जैसे देशों के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो लगातार लेकिन धीरे धीरे गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहे हैं और अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो डॉलर है वो ग्लोबल करेंसी है और ग्लोबल करेंसी को डाइवर्सिफाई करने की नौबत क्यों आई है, तो इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है ट्रम्प की ट्रेड पॉलिसीज। ट्रम्प ने आते ही अपने जो ट्रेड पार्टनर्स हैं, जिसमें चाइना और इंडिया एक बड़े ट्रेड पार्टनर हैं, उन पर हैवी टैरिफ्स लगाकर ग्लोबल ट्रेड को हिला दिया है। इससे हुआ क्या है कि ग्लोबल मार्केट में मैसिव अनसर्टेनिटी हो गई है कि आगे चलकर कैसी कंडीशंस हो सकती हैं और लोग इसको समझ नहीं पाए हैं कि आगे चलकर किस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। अगस्त 2025 में एक रिपोर्ट आई थी कि US ने गोल्ड बार्स पर भी टैरिफ लगा दिए हैं और गोल्ड फ्यूचर्स रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुके हैं। तो जब ट्रेड वॉर बढ़ता है, करेंसीज हिलती हैं और इसके अलावा स्टॉक मार्केट भी गिरने लगता है, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स के पास गोल्ड में इन्वेस्ट करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि जो गोल्ड है वो ऐसी कंडीशंस में अल्टीमेट सेफ हेवन एसेट माना जाता है। अब एक और फैक्टर है जो कि हमारे इंडिया से रिलेटेड है, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और वो है कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसमें लगातार वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है और जो इंडिया की करेंसी है रुपी, वो लगातार गिर रही है। रुपी वीक हो रहा है, FIIs लगातार सेल कर रहे हैं, जिस वजह से इंडियन मार्केट वोलेटाइल हो चुके हैं और ऐसे मौके पर गोल्ड एक परफेक्ट हेज हो सकता है। तो जब सब गिर रहा हो तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करता है और इसी वजह से ज्यादातर लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है और इसी वजह से उसके प्राइसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब गोल्ड के प्राइसेस कितने बढ़ेंगे, तो गोल्डमैन सैक्स एंड JP मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट निकाली है और उनके अनुसार 2026 तक गोल्ड के प्राइसेस 1,50,000 को टच कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल गारंटीड है, पर जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स बन रहे हैं वो गोल्ड को ऊपर ले जाने के फैक्टर में काफी स्ट्रॉन्ग केस प्रेजेंट कर रहे हैं और इस वजह से गोल्ड इस समय काफी सॉलिड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लग रहा है। अब इन बातों को सुनकर अगर आपको ये लग रहा है कि गोल्ड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में 3 तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनके थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और पहला इन्वेस्टमेंट जो हम सभी लोगों के बहुत दिल के करीब है वो है गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना। ट्रेडिशनली हम इंडियंस के लिए गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना कल्चरल एंड इमोशनल कनेक्शन रहा है
और चाहे आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करें, गोल्ड बार में इन्वेस्ट करें, गोल्ड कॉइन में इन्वेस्ट करें, ये हमारे कल्चर और हेरिटेज का पार्ट है। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली सोचेंगे तो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के काफी चैलेंजेस हैं। पहला तो ये कि यहाँ पर मेकिंग चार्जेस लगता है जो कि 10 to 15% होता है, और जब आप इसको सेल करने जाते हैं जो 10 to 15% आपने मेकिंग चार्जेस दिए हैं उसका पैसा आपको वापस नहीं मिलता है। दूसरा, यहाँ पर स्टोरेज का रिस्क है। आप इसको घर में रखते हैं तो चोरी का रिस्क होता है, अगर आप इसको लॉकर में रखते हैं तो वहां पर आपको चार्जेस देने होते हैं। तो एनुअल चार्जेस और मेंटेनेंस का झंझट भी फिजिकल गोल्ड में होता है। और तीसरा प्रॉब्लम है लिक्विडिटी। अगर आपको इंस्टेंटली मनी चाहिए, गोल्ड को जल्दी बेचना हो, तो वो इतना आसान नहीं है। और अगर आप बेच भी देते हैं, आपको वैलिड प्राइस मिल जाए ये भी जरूरी नहीं है। हमें अलग अलग ज्वेलर्स के पास जाकर उसके प्राइसेस को नेगोशिएट करना पड़ सकता है। इसके अलावा मेकिंग चार्जेस का भी आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलता है। तो एंड में लिक्विडिटी के मामले में भी जो फिजिकल गोल्ड है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड या गोल्ड बॉन्ड्स। तो जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं, जिनको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी बोलते हैं, वो सरकार ने लॉन्च किया था और वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। बहुत ही मैसिव रिटर्न्स जनरेट करके भी उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। लेकिन आरबीआई और सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया है। बोरोइंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और गवर्नमेंट को जो रिटर्न देने पड़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। 1.5 लाख करोड़ की यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हो गई है गवर्नमेंट पर, तो इसलिए उनको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को यहाँ पर डिसकंटिन्यू करना पड़ा है। और अगर बात करें डिजिटल गोल्ड की, तो सुनने में तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि आप मोबाइल से डिजिटल गोल्ड को बाय कर लेंगे, आप घर बैठे गोल्ड को बाय कर सकते हैं, कभी भी आप चाहें तो उसको सेल कर सकते हैं, कोई मेकिंग चार्जेस भी नहीं है। लेकिन डिजिटल गोल्ड की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सेबी या आरबीआई से ये रेगुलेटेड नहीं है। दूसरा, यहाँ पर प्लेटफॉर्म रिस्क है। यहाँ पर आप जैसे कि फोन पे, पेटीएम या फिर जीपे जैसे प्लेटफॉर्म से अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीद लेते हैं तो आपका जो डिजिटल गोल्ड है वो प्राइवेट वॉल्ट में स्टोर होता है, जो कि है MMTC एंड PAMP, ऑगमोंट या सेफ गोल्ड। और इनमें से कोई भी एंटिटी अगर बैंकरप्ट हो जाती है या खत्म हो जाती है तो आपका जो गोल्ड है वो वहां पर सेफ नहीं रहता है और आपको रिकवरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर कोई भी टैक्स एडवांटेज नहीं है। डिजिटल गोल्ड को गवर्नमेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं मानती है और यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में मिलता था। प्लस जब आप इसको सेल करेंगे तो आप पर यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी लगेगा। तो अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यहाँ पर एक ही बचता है और वो है गोल्ड ETF। इसलिए अब हम गोल्ड ETF को डिटेल में समझेंगे। तो गोल्ड ETF क्या होते हैं? गोल्ड ETF ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं जो 99.5% प्योर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और ये स्टॉक एक्सचेंजेस पर किसी भी नॉर्मल स्टॉक की तरह ट्रेड किए जा सकते हैं। हर गोल्ड ETF का एक यूनिट जो है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ फिजिकल गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होती है, कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं होता है, कभी भी आप बाय कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं, तो लिक्विडिटी हाई होती है और फिजिकल गोल्ड की तरह आपको कोई भी यहाँ पर स्टोरेज चार्जेस नहीं लगते हैं। इसलिए गोल्ड ETF गोल्ड में इन्वेस्ट करने के आज सबसे बेहतर ऑप्शन बन चुके हैं। इसलिए गोल्ड ETF का जो इन्फ्लो है वो 4 गुना बढ़ चुका है और सितंबर में ये 8,363 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो कि रिकॉर्ड हाई है। एक और बेनिफिट गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करने का ये है कि यहाँ पर आप 500 रुपए से भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं उनके लिए भी यहाँ पर आसानी हो जाती है और अगर वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर यह है कि ये सेबी की निगरानी में रहता है, सेबी इसको रेगुलेट करता है, तो यहाँ पर कोई भी बैंकरप्सी या फ्रॉड होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं और जो पूरा सिस्टम है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अब सवाल ये है कि गोल्ड ETF में हम इन्वेस्ट कैसे करें? तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाने की जरूरत है। आप कहीं से भी डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जैसे ग्रो, जीरोधा या एंजल वन। मैं यहाँ पर ग्रो यूज करता हूँ, तो आपको ग्रो में बता देता हूँ कि कैसे आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर गोल्ड ETF सर्च करना है या फिर आप सर्च कर सकते हैं गोल्ड 20 और जिस तरीके से आप स्टॉक को बाय करते हैं उसी तरीके से आप यहाँ पर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और क्वांटिटी डालकर आप ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। ETFs की जो यूनिट है वो डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट पर आ जाएंगी। अब सवाल ये भी हो सकता है कि ETF में इन्वेस्ट करने पर हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा? तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो है, अगर आप 1 साल के अंदर अंदर ETF को सेल करते हैं तो आपके टैक्स स्लैब के अनुसार ही वहां पर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप 12 महीने या 1 साल के बाद तक इसको होल्ड करके रखते हैं और फिर उसके बाद सेल करते हैं तो आप पर फ्लैट 12.5% टैक्स यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन बेनिफिट को भी खत्म कर दिया है। तो लॉन्ग टर्म में जो टैक्सेशन है वो 12.5% फ्लैट फी है, जो कि सिंपलर और प्रिडिक्टेबल हो गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, हमें गोल्ड ETF में इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन हमें कौन से गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो यहाँ पर टॉप 5 गोल्ड ETFs को मैंने यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया है और ये 5 गोल्ड ETF जो मैंने निकाले हैं वो 22 से भी ज्यादा गोल्ड ETF को एनालाइज करने के बाद निकाले हैं और यहाँ पर मैंने 5 क्रिटिकल पैरामीटर्स लिए हैं, जैसे कि एसेट अंडर मैनेजमेंट जो कि फंड के साइज को बताता है। उसके बाद हमने देखा है एक्सपेंस रेशो जो कि हमें बताता है कि इसको बाय करने पर कितनी फीस हमें देनी होगी। उसके बाद आता है ट्रैकिंग एरर जो कि बताता है कि जो बेंचमार्क है गोल्ड का
उसके रिटर्न के कितने करीब ये रिटर्न जनरेट करके दे पा रहा है। चौथा और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि हमें लिक्विडिटी यहाँ पर चेक करनी है। अगर हम बाय और सेल करना चाहते हैं तो लिक्विडिटी कैसी है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पर अपने ETF को सेल करना चाहते हैं लेकिन कोई खरीदारी ना मिले, या आप बाय करना चाहते हैं तो कोई बेचने वाला ही ना मिले, तो लिक्विडिटी हाई होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम हिस्टोरिकल रिटर्न्स को भी चेक कर लेंगे ताकि हमें अंदाजा लग पाए कि हिस्टोरिकली कौन से फंड्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला फंड है वो है कोटक गोल्ड ETF, और अगर आप इसका AUM देखेंगे तो 9,736 करोड़ का है एंड एक्सपेंस रेशो 0.55 है। 2007 में ये गोल्ड ETF स्टार्ट हुआ था। दूसरा ETF है HDFC गोल्ड ETF। इसका AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 14,053 करोड़ का है एंड इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.59 है। ये 2010 से स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद है SBI गोल्ड ETF जिसका AUM 12,134 करोड़ का है एंड 0.70 यहाँ पर एक्सपेंस रेशो है। 2009 में ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद है ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF 10,795 करोड़ का इसका AUM है, 0.50 यहाँ पर एक्सपेंस रेशो है। 2010 में ये स्टार्ट हुआ था। एंड फाइनली है निपॉन इंडिया गोल्ड ETF या फिर निपॉन इंडिया गोल्ड 20 29,332 करोड़ का AUM है, 0.80 एक्सपेंस रेशो है। 2007 में ये स्टार्ट हुआ था एंड इसका सिंबल है गोल्ड 20। अब आइए इन सारे गोल्ड ETFs को कई पैरामीटर्स में कंपेयर कर लेते हैं ताकि हम इनमें से बेस्ट गोल्ड ETF को निकाल पाएं। अगर आप चेक करेंगे AUM, निपॉन इंडिया ETF गोल्ड 20 का जो AUM है वो हाईएस्ट है। उसके बाद आता है HDFC, फिर आता है SBI, फिर ICICI प्रूडेंशियल एंड फाइनली कोटक गोल्ड ETF। तो निपॉन इंडिया जो है वो डोमिनेंट प्लेयर है इस सेगमेंट में, हाईएस्ट AUM है और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अगर हम एक्सपेंस रेशो की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल का जो एक्सपेंस रेशो है जो कि फीस है वो 0.50 है। जितने भी गोल्ड ETF हैं उसमें सबसे ज्यादा चीप जो एक्सपेंस रेशो है वो ICICI प्रूडेंशियल का है। हमारे जो 5 गोल्ड ETF है उसमें सबसे महंगा जो है वो SBI का गोल्ड ETF है। अगर हम 1 ईयर एंड 5 ईयर रिटर्न्स को देखें, ICICI प्रूडेंशियल का जो रिटर्न है वो हाईएस्ट रहे हैं, HDFC के सेकेंड हाईएस्ट रहे हैं, फिर थर्ड में SBI है, फोर्थ में कोटक गोल्ड ETF है एंड फिफ्थ में निपॉन इंडिया गोल्ड 20 है। लेकिन अगर आप इनके रिटर्न्स को देखेंगे तो काफी आसपास ही सबके रिटर्न्स रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों में ही सबसे अच्छा परफॉर्म करते नजर आया है। ट्रैकिंग एरर की बात करें तो SBI गोल्ड ETF जो है उसका ट्रैकिंग एरर सबसे लोएस्ट है, मतलब एक्यूरेसी के मामले में और गोल्ड को ट्रैक करने के मामले में SBI यहाँ पर नंबर 1 है। लिक्विडिटी की बात करें तो सबसे बड़े साइज का जो ETF है निपॉन इंडिया ETF गोल्ड 20, उसकी सबसे हाईएस्ट लिक्विडिटी है। 6+ करोड़ यूनिट्स जो है वो पर डे यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं, तो यहाँ पर हाई लिक्विडिटी है। और सेकंड हाईएस्ट लिक्विडिटी है HDFC गोल्ड ETF की। उसके बाद जो भी ETF है उनमें मॉडरेट टू हाई लिक्विडिटी है। तो ओवरऑल ETF में मामले में जो निपॉन इंडिया है वो बेस्ट ETF निकल के इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर मैसिव AUM है, हाईएस्ट लिक्विडिटी है। सेकंड लो कॉस्ट ऑप्शन में देखेंगे तो ICICI प्रूडेंशियल जो कि जिसके रिटर्न्स भी काफी अच्छे रहे और सबसे लोएस्ट इनका एक्सपेंस रेशो है। उसके बाद एक्यूरेसी के मामले में SBI जो है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, इसका ट्रैकिंग एरर सबसे लोएस्ट है। ट्रस्टेड ब्रांड देखेंगे तो HDFC गोल्ड का स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है एंड नए इन्वेस्टर्स के लिए कोटक गोल्ड ETF रह सकता है, जहां पर अगर कंपेयर करेंगे साइज जो उतना बड़ा नहीं है लेकिन बैलेंस कॉस्ट है और एक्यूरेसी बैलेंस्ड है। तो ओवरऑल जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जो थोड़ा सा रिस्क टेकर्स हैं, उनके लिए कोटक गोल्ड ETF हो सकता है। तो देयर यू हैव इट, गोल्ड ETF इस साल एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट ऑप्शन निकल के आया है और बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पर ट्रस्ट भी किया है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि स्टॉक मार्केट में उस तरीके के रिटर्न जनरेट नहीं हो पा रहे हैं जो पहले होते थे, क्योंकि मैसिव ग्लोबल अनसर्टेनिटी बन चुकी है एंड ट्रेड वॉर्स हो रहे हैं। इस वजह से जो मार्केट है वो वोलेटाइल हो चुका है एंड गोल्ड जो है वो एक स्टेबल रिटर्न जनरेट करके दे पा रहा है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि गोल्ड को डाइवर्सिफिकेशन के लिए ही यूज कीजिए। अपना पूरा पैसा गोल्ड में ही इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है और किस तरह की अनसर्टेनिटी आगे चलकर रहती है ये हम नहीं जानते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर ही गोल्ड में हमें नहीं कूद जाना है कि यहाँ पर हमें बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। गोल्ड कितना जाएगा इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके जो प्राइसेस हैं वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन हमेशा जरूरी होता है, इसलिए 10 to 15% हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा गोल्ड जरूर होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।